राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। आज शुभ दीपावली है। सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ पटना से जुड़े हैं अभिषेक भाई, द अभिषेक तिवारी शो। अभिषेक भाई, राम राम, शुभ दीपावली। आपको भी शुभ दीपावली, आपके सभी दर्शकों को भी शुभ दीपावली। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। और भाई, हम पटाखे फोड़ेंगे या नहीं फोड़ेंगे ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा। 2004 से 2016 तक मैंने पटाखे नहीं फोड़े, लेकिन जब से वामपंथी और अलग अलग न्यायपालिका में बैठे हुए जज एसी कमरों में बैठ के जजमेंट देने लगे, तब से पटाखे वापस फोड़ रहे हैं और फोड़ेंगे जब जब आप ज्ञान देंगे। जी, अच्छा, इस बार मुझे यार 30 साल 40 साल हो गया चुनाव देख रहा हूं। ऐसा चुनाव जैसा इस बार बिहार में हो रहा है ना, ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। सर, आप मतलब क्या एकदम कुर्ता फाड़ होली मत पूछिए। दीपावली में जैसे अलग मन कुर्ता रही है। फाड़ा जाता था। मैंने अपने पिताजी से जी, पूछा, अभी आप तो मिले हुए हैं पिताजी से, कि पिताजी आप बताइए, आपने बिहार में कभी ऐसा चुनाव देखा? बोला, बेटा हमने आज तक ऐसा चुनाव नहीं देखा, ये निराला है। गठबंधन में साथ में चले लोग कि नहीं नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़, पूरा वोट चोरी यात्रा हो गई। आप भी बिहार आए थे, कवर किए थे। उसके बाद को भी इंटरनल सर्वे पता है और कांग्रेस को भी। बोला कुछ नहीं, चुनाव नहीं जीतने का है, टिकट बेच के पैसा ही कमा लो। जिस प्रकार के गंभीर आरोप मदन शाह लगा रहे हैं संजय यादव पर, कुर्ता फाड़ करके, वो जो बेचारा लौट रहा है चाचा के टिकट कटने के बाद, और जिस प्रकार का भगदड़ मचा हुआ है पूरे अलायंस में, वो बस यात्रा फिर की किस लिए थी? एक डिप्टी सीएम, भावी डिप्टी सीएम घूम रहे थे। वैसे तो संविधान में डिप्टी सीएम खाली कोई पदवद अलग से है नहीं, मन बहलाने के लिए है, वो गाली भी ख्याल अच्छा है तो दे दिया जाता है। लेकिन डिप्टी सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम को 14 सीट नहीं मिल रही है। आपके दर्शकों को मैं कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े देता हूं सर, ताकि आपके दर्शक इस आंकड़े को सुने। वैशाली सीट पर कांग्रेस वर्सेस आरजेडी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरुद्ध कैंडिडेट खड़ा कर चुके हैं। तो आप बताइए सर, ये सत्ता का पहले सेमीफाइनल है क्या, कि इन दोनों में से जिसका नंबर आगे जाएगा वो 2030 में बीजेपी से लड़ेगा? लड़ाई तो बीजेपी और महागठबंधन की थी, फिर ये दोनों कैंडिडेट कहां से आ गया? अगला सुनिए सर, बछवाड़ा सीट है सर, कांग्रेस वर्सेस सीपीआई। लालगंज सीट फिर कांग्रेस वर्सेस आरजेडी है। बिहार शरीफ कांग्रेस वर्सेस सीपीआई। कुटुंबा सीट कांग्रेस वर्सेस आरजेडी। राजपाकड़ सीट कांग्रेस वर्सेस सीपीआई। रोसड़ा सीट कांग्रेस वर्सेस सीपीआई। कहलगांव सीट कांग्रेस वर्सेस आरजेडी। झंझारपुर वीआईपी वर्सेस सीपीआई। और तारापुर आरजेडी वर्सेस वीआईपी। अपना घर तो पहले संभालिए। अपना घर आपको संभल नहीं रहा, आप चुनाव जीतने चले हैं। दर्शकों को अपडेट दूं, 243 विधानसभा में एबीवीपी, किसान मोर्चा, अलग अलग आरएसएस के संगठन लगभग 2 लाख मीटिंग करने जा रहे हैं बिहार में। अब ये सब 25 दिन के अंदर हो जाना है। बहुत पहले से मीटिंग चल रही है और बाकी जो बचा हुआ 25 दिन के अंदर हो जा रहा है हर विधानसभा में। इस बिहार चुनाव से ठीक पहले जिस प्रकार से सिद्धरमैया ने सनातन धर्मियों पर अटैक किया, उसके बाद उनके समर्थन में तेलंगाना के एक मंत्री आ गए कांग्रेस के, तो ये क्या दिखाता है? ये बिहार में इसका प्रभाव नहीं पड़ता? मोदी जी यहां से दूर बैठ करके तेलंगाना में, और जब हिंदी में बात कर रहे थे तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू जी, तो उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा? ट्वीट में तमिल का अपमान नहीं किया, उन्होंने बस हिंदी का मान बढ़ा दिया। बिहार चुनाव से पहले उन्होंने कहा हिंदी कितनी अच्छी लगती है, हिंदी कितना अच्छा बोलते हैं चंद्रबाबू नायडू, यही भारत है, भारत की यही पहचान है। बिहार इलेक्शन कोट कर दिया, हो गया बिहार चुनाव। अमित शाह करके बोल गए अलग अलग मंचों पर कि ये देश भारतीयों का है, ये धर्मशाला नहीं है और धर्मशाला नहीं बनने देंगे। हो गया बिहार चुनाव डेमोग्राफी चेंज पर लेकर के।
लेकिन जो बड़े पॉइंट से उसको हम समझते हैं सर। एक तरफ मीटिंग नहीं हुई है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, टिकट बंटवारे को लेकर के एनडीए में भी नाराजगी थी। पिछले 5 दिन से अमित शाह डेरा जमाए हुए हैं यहां पर, हर एक रूठों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से मना रहे हैं, लोग मिल रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं, बोला यहां नहीं हुआ तो बिहार में कोई बात नहीं, विधान परिषद है वहां सेट कर देंगे। तो मैनेज किया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को, इसमें एनडीए आगे दिख रही है और वहां पर सड़क पर लड़ाई है। मैंने तो हमसे कम से कम अपनी जीवन काल में ऐसा नहीं देखा, मेरे पिताजी ने नहीं देखा, आप स्वयं इतने वरिष्ठ रहे हैं, न जाने कितने दिनों से राजनीति आप देख रहे हैं, 4-5 दशकों से, आपने नहीं देखा। ये निराला चुनाव है, लेकिन एक बात का दुख है सर। जी 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 ये सर। ऐसा खबर मिली है कि 5 हेलीकॉप्टर आके खड़े हैं बिहार में, पटना में, और अभी तक तेजस्वी या कांग्रेस का कोई भी नेता उन पे प्रचार करने नहीं निकल रहा है। जी ऑडियो शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। आपको मेरी आवाज मिल हाँ, मिल गई, मैंने सुन लिया। कहां से प्रचार करेंगे सर? मैं कुछ कड़े और नंगा, जिसको कहते हैं ना नंगा करने वाला तथ्य रखता हूं। तेजस्वी यादव जी के नॉमिनेशन में, तेजस्वी यादव जी के नॉमिनेशन में कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं गया। अल्लावरू पटना एयरपोर्ट पर पिटते पिटते बच गया। कांग्रेसी नेता राजद नेता के नॉमिनेशन में नहीं जा रहे हैं, राजद वाले कांग्रेसी नेता के नॉमिनेशन में नहीं जा रहे हैं। ये तो गठबंधन, हेलो, आप मेरी आवाज सुन? जी मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं सर, जी मैं सुन जी। पा रहा हूं। तो ये जो है सर, कहां फिर गठबंधन रह गया है? ये तो सिर्फ अब लठबंधन रह गया है, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं टिकट चोर गद्दी छोड़। बिहार में जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिहार को जो कहते हैं, डेमोक्रेसी की जननी जिसको मानते हैं, जिस भूमि को, वहां 3 करोड़ 5 करोड़ में सर टिकट बेचा जा रहा है। ये बिहार का दुर्भाग्य नहीं तो क्या? 5 करोड़ में टिकट खरीदिएगा, 3 करोड़ 4 करोड़ चुनाव जीतने के लिए लगाइएगा, तो अगले 5 साल में कम से कम 40 करोड़ बनाइएगा। तो बिहार का तो शोषण कर रहे हैं ये लोग खुलेआम। ये लोग नए सामंतवादी हैं सर। ये इसी सामंतवाद व्यवस्था के विरुद्ध निकले थे और निकल करके एक्चुअली इनके मन में था कि ये सामंती क्यों है, मैं सामंती बनूंगा नया। सामंती लोग बन गए हैं, ये लोग टिकट बेच रहे हैं सर, राजनीति का टिकट बेच रहे हैं। इससे बड़ा सामंतवाद क्या होता है? ये दलित और शोषित और पीड़ित की राजनीति हो रही है। 3-3 4-4 करोड़ में ये लोग टिकट खरीद रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सर, कैसे ये दलित शोषित पीड़ित की राजनीति है 4 करोड़ में टिकट खरीद के? जिसके पास 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए हो, किस आधार पर दलित शोषित पीड़ित पिछड़ा अल्पसंख्यक फलाना ढिमकाना है? हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है सर, ये क्लियर है कि ये लोग बिहार को बेचने निकले हैं और इसी क्रम में अपना अपना देख रहे हैं। ये लोग पूरी तरह से बिहार को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। जी अरे बाबा जी तो गायब हो गए। जी अभी अभी नेटवर्क तो आपका ठीक आ रहा है, म्यूटेड हैं आप, म्यूट। हाँ, मैं म्यूट था। असल में मेरा नेटवर्क जो है गड़बड़ है, मैं गांव में हूं ना, तो यहाँ पे लाइन अक्सर गड़बड़, बड़ा दिक्कत परेशान कर रही है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि कोई ना तो आपसी तालमेल रह गया है। अच्छा, कांग्रेस के ऊपर, कृष्णा अल्लावरू के ऊपर आरोप है कि उन्होंने सब टिकट बेच दिया है जी, और वहां पे एक बड़ी जबरदस्त विद्रोह की स्थिति बन चुकी है और जी राहुल गांधी बिल्कुल वो आउट ऑफ कांटेक्ट हो गए हैं, किसी से मिल रहे हैं ना किसी का फोन उठा रहे हैं और
बिहार इकाई को कृष्णा अल्लावरू और उनके लोगों के सुपुर्द कर दिया गया है। इधर संजय यादव, वो जो कौन नेताजी जो है वो अराजद के घर के सामने जो कुर्ता फाड़ डांस करके रो रहे थे, जमीन पे लेट रहे थे, वो कह रहे हैं कि संजय यादव ने 2,70,00,000 रुपए में टिकट बेचा है उनका। तो हम ये मान लें कि इन दोनों ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। आपने कहा जैसे कि भैया और तो कुछ मिलना जलना नहीं है, बस पैसा टिकट बेच के पैसा बना लो। देखिए, संजय यादव जी के ऊपर जो आरोप है वो तो गंभीर है ही, अल्लावरू के ऊपर ज्यादा गंभीर है। लेकिन आप कल्पना कीजिए सर, ये लोग कहां से शुरू हुए? ये लोग नए सामंतवादी हैं इस व्यवस्था के, जहां ये लोग टिकट बेच रहे हैं, बिहार को जो है अपमानित और प्रताड़ित कर रहे हैं। ये लोग कहां से शुरू हुए? हम दलित है, शोषित है, पीड़ित है, फलाना है, ढिमकाना है। कौन दलित पीड़ित 5 करोड़ में टिकट खरीदता है सर? मुझे नाम बताइए। ये दलितों का सेवा करने वाले हैं ये लोग, ये पीड़ितों की बात कर रहे हैं। ये लोग तो स्वयं सामंती बन बैठे हैं। ये लो, तुम 3 बीघे पर जमींदारी करो, यही तो काम था ना। लेकिन वो सामंत क्या थे? वो सामंत पाटलिपुत्र के न्यायिक व्यवस्था में वो जो सामंत थे, थोड़ा ये लोग को पता नहीं है, इतिहास नहीं पढ़ते। वो सामंत जो थे वो न्याय व्यवस्था चलाते थे, उनके अंदर गांव होते थे, उनके अंदर तहसील होते थे, क्योंकि एक राजा सब नहीं चला सकता था। वो बहुत बढ़िया व्यापक व्यवस्था थी। मगर ये व्यवस्था कुटिल है, कुरूप है और जो घृणा लायक है। भारत की डेमोक्रेसी को इन लोगों ने बेच दिया है। लाल किताब उठा के राहुल गांधी घूम रहे संविधान बचाओ, और इनके नेता टिकट जो 3 करोड़ 4 करोड़ में बेच रहे हैं। ये लोग बचाएंगे बिहार को? 4 करोड़ टिकट का खर्च, 5-6 लाख फिर 5-6 करोड़ चुनाव में खर्चा करेंगे। 10 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है एक एमएलए बनने का, वो अगले 5 साल कम से कम 40 करोड़ नहीं बनाएगा तो अगला चुनाव कैसे लड़ेगा? ये लोग बिहार का दोहन कर रहे हैं दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा के नाम पर। ये मजाक बना दिया इन लोगों ने जी। आप फिर से फ्रीज हो गए सर। अभिषेक भाई, आज ना मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा गड़बड़ है और मुझे आपकी आधे से ज्यादा बात सुनाई नहीं दी है। मैं अंदाजे से ही आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं दर्शकों से इस चीज के लिए क्षमा चाहूंगा। नेटवर्क जो है वो, नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है इसी तरह से। ठीक है। अच्छा, तो क्लाउड पीके क्यों मैदान छोड़ के भाग गए? पीके प्रशांत किशोर मैदान छोड़कर क्यों भाग गए? और वो भी, उनका भी टिकट मैंने सुना बेचने का ही कार्यक्रम चल रहा है। नहीं, प्रशांत किशोर के विरुद्ध तो इस प्रकार के एलिगेशंस कुछ लोगों ने भले लगाए हों, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर क्यों भागे इसका अपडेट मैं दे देता हूं सर। आईपैक से लेकर के प्रशांत किशोर जाने माने ये लोग खुद ही सर्वेयर। इनको पता चल गया 5% से ऊपर वोट नहीं जाना, 4% से ऊपर मेरा। ऐसे में ये लड़ाई में अपना जो भी है वो मिट्टी पलीत क्यों कराना है? चुपचाप एक काम करते हैं भाई, चुनाव से हम विड्रॉ होते हैं, बाकी लोगों को लड़ने देते हैं, अगली बार देखेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की समस्या ये है कि उन्होंने कहा था कि अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे, तो फर्श पर ज्यादा नजर आ रहा है। उसका कारण ये है सर कि बिहार में कोई महागठबंधन की सरकार नहीं देखना चाहता। जिस प्रकार से बदमाशियां हो रही है, जिस प्रकार से चीजें खुल के सामने आ रही है, ये सर बताता है कि बिहार का ये कल्चर नहीं रहा है। बिहार की राजनीति को कुछ लोग प्रदूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर कहेंगे कि बिहार का विकास नहीं होगा। ऐसे लोग कहां से विकास करेंगे सर जी? अच्छा, जेडीयू और बीजेपी का हाल बताइए, वहां क्या चल रहा है? वहां तो टिकट वितरण और सीट एडजस्टमेंट एकदम स्मूथली हो गया। किसी प्रकार का कोई, जो छोटे मोटे टिकट ना मिलने पे छोटे मोटे असंतोष होते हैं, पर सबसे बड़ी देखिए बीजेपी की एक मैंने सबसे बड़ी खासियत देखी, यदि कोई टिकट को लेकर असंतुष्ट है तो तुरंत पहले लोकल लेवल पे मनाने का प्रयास होगा,
अमित शाह जी का फोन आ जाएगा, खुद मोदी जी फोन कर लेंगे। एक बात बताइए, अब कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी असंतुष्ट हो, मोदी जी का फोन अगर आ जाएगा, मोदी जी अगर अपने मुंह से कोई आश्वासन दे देंगे, तो कौन आदमी नहीं पिघल जाएगा। नहीं, सही बात है ये। और जिस प्रकार से इवन जदयू और भाजपा के बीच समन्वय बनाया, अमित शाह जी स्वयं गए नीतीश कुमार जी से मिलने, छोटी मोटी ही प्रॉब्लम थी। और आप देखिए, दीपावली के अगले दिन नीतीश कुमार जी की सभाएं शुरू हो जाएगी। जो लोग कहते थे कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, उनको देखिए सबसे पहले चुनावी रणभेदी में निकल गए हैं, बिगुल फूंक दिया है समर का। चुनावी समर का बिगुल फूंक दिया नीतीश कुमार ने। कल ही से वो उनकी सभाएं शुरू हो रही है। मोदी जी की 12 सभाएं हैं, योगी जी की 11 है, हेमंता बिश्व शर्मा आ रहे हैं, पूरा इंटायर देवेंद्र फडणवीस से लेकर के नायाब सिंह सैनी, पूरा कुनबा आ गया। तेजस्वी यादव के आप देखिए खिलाफ इतने लोग हैं। और तेजस्वी यादव कितनी सभाएं कर पाएंगे, कितने लोगों तक अब पहुंच पाएंगे 20 दिनों में? ये सब वो प्रश्न है जिसके बारे में आंसर महागठबंधन के पास स्वयं नहीं है। राहुल गांधी और इनके बीच अब कोई बातचीत नहीं है। ऐसा है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि पहले राजद को मिटाओ, उसके बाद बीजेपी से लड़ेंगे। 2029 की लड़ाई है हमारी है, 2025 की लड़ाई तो हमारी नहीं है। पहले राजद मिटाओ, राजद को खत्म कर देंगे, उसके बाद बिहार में सारा राजद का वोट हमारा हो जाएगा। और फिर तेजस्वी इस बार चुनाव हार जाएंगे तो तेजस्वी से कायदे से बार्गेन भी हम शुरू करेंगे। जी। तो अच्छा, इनका बता दीजिए मुझे, आखिरी में मैं अंतिम सवाल पूछ रहा हूं आपसे। चिराग पासवान, उनका एक सीट तो, एक वो जो पर्चा रद्द हो गया था, तो अब वहां जी। उस सीट पे भाजपा और जदयू ये किसको समर्थन कर रहे हैं, कुछ पता चला है क्या? अब तो वहां पर देखना पड़ेगा कि किसको समर्थन करके कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किसका किसका भाग्योदय होगा। चिराग पासवान आई थिंक 29 सीट मांग तो रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है 29 सीट के लिए प्रिपेयर भी नहीं थे, उनके पास उतने कैंडिडेट नहीं थे। ये एक तो जरूर साफ साफ दिख रहा है मुझे। और दूसरा प्रॉब्लम ये रहा कि चलिए कुछ सीटों पर बीजेपी का कैंडिडेट लड़ गया, कुछ सीटों पे जदयू का कैंडिडेट लड़ गया, मगर फिर भी वो चिराग पासवान ज्यादा सीटें इसलिए मांग रहे थे क्योंकि उनका नंबर ज्यादा दिखे। राजनीति में सबको ये करने का अधिकार है, चिराग जी को भी करने का अधिकार है, लेकिन चिराग पासवान अपने आप में फैक्टर बहुत बड़ा है। इंटायर मैं पूरा बिहार घुमा हूं सर, पासवान समाज का निर्विवाद रूप से वो नेता बन गए। और सर 6% वोट है बिहार में, ये समाज लड़ाकू भी माना जाता है। तो ये जो किया है, ये जैसे अभी तेज प्रताप यादव परिवार से बाहर निकल करके स्वयं तप रहे हैं ना, वैसे ये आदमी भी 3 साल तपा है सर, परिश्रम किया है चिराग जी ने। ऐसे नहीं वो सीधे यहां पर आ गए हैं। पिताजी नहीं रहे, पार्टी नहीं रही, चाचा नेता बने और पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया। सत्ता के गलियारों में बिहार में चर्चा होती थी चिराग का भ्रूण हत्या कर देना है, मगर चिराग नहीं झुका सर। तो ये उनका अचीवमेंट तो है जितना मिला है। और उनका स्ट्राइक रेट लोग कह रहे हैं खराब होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा खासा स्ट्राइक रेट होगा, क्योंकि चिराग अपने लोगों पर पूरा एफर्ट डालता है और पूरा परिश्रम करता है। जी। मैं, जहां तक मेरी जानकारी है, पहले पॉलिटिकल पार्टियां एक तो 3 सेट नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किया करती थी कि अगर एक में कुछ गड़बड़ निकल जाए तो बाकी 2 में कवर हो जाए। इसके अलावा डमी कैंडिडेट्स भी उतारे जाते थे, जहां तक पुराने जमाने का है। और गठबंधन की सीट में अगर गठबंधन के पास चली गई है सीट, इसके बावजूद जो मेन पार्टी है वो अपना एक डमी कैंडिडेट उतारती थी कि कल को ऐसी परिस्थिति में अच्छा, मुझे एक बार याद आता है, सुल्तानपुर में ऐसा ही एक पर्चा रद्द हो गया था। तो एक अन्य पार्टी के कैंडिडेट को, मेरे मित्र थे रवि भद्र जी, उनके पिताजी थे, वो सांसद हो गए थे ऐसे ही, कि जो मेन कैंडिडेट था उनका पर्चा रद्द हो गया था, तो इनको समर्थन दे दिया था, और चूंकि वोट तो था ही, वोट ट्रांसफर हो गया सारा, और वो चुनाव जीत गए थे। ये सुल्तानपुर की बात है। तो ऐसे में सर कोई न कोई, चाहे किसी निर्दलीय को ही देना पड़े। अब किसी के, बिल्ली के भाग्य से किसी का छिक्का कभी कभी टूट ही जाता है बिल्ली के, है।
तो हो सकता है ऐसे ही किसी की लॉटरी लग जाए उस सीट पे। तो वही चलिए देखते करेंगे हैं। और क्या। तो जी जी कुल मिला के सर बिहार की लड़ाई वाकई मजेदार तो हो गई है। और जी सर। जिस तरीके से तेजस्वी यादव, देखिए मैं ये पर्सनली मानता हूं कि राहुल तो एज ए लीडर फेल थे ही हम्म हैं। और राहुल हम्म जी की क्या एजेंडा है, वो क्या राजनीति कर रहे हैं, क्या चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो अभी क्लियर होगा। हमारे जैसे लोग तो ये मानते हैं कि उनको बिहार जीतने से कोई मतलब था ही नहीं, उनका तो एजेंडा ही कुछ और है। परंतु तेजस्वी ने जितनी बचकानी पॉलिटिक्स की है, बचकानी, और ही हैज फेल्ड एज ए लीडर। अभी जो ये जो जिस मेस में उन्होंने अपनी पार्टी को, और जिस तरीके से उन्होंने अपने परिवार को, जो आदमी न संभाल पाए हैं, और खुद लालू राबड़ी से उनकी नाराजगियों की जो खबरें, अब कितना सच्चाई है ये नहीं है, पर मार्केट में ये खबरें तैर रही हैं। इसका मतलब उनका मीडिया मैनेजमेंट भी पुअर है, वो कुछ भी मैनेज नहीं कर पाए हैं। और सबसे बड़ी उनकी जो मैं ब्लंडर मानता हूं ना, वो ये था कि वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के पीछे पीछे चल पड़ना, उनको फ्रंट सीट पर रखना 16 दिन, और वहां से जो है उन्होंने खुद मौका दिया कि राहुल जो है उनकी राजनीति को पूरे बिहार में खराब कर सके। उसका नतीजा सामने है कि आज पूरी की पूरी राजद, पूरा जो है महागठबंधन जो है पूरा छिन्न भिन्न नजर आ रहा है। और जो परसेप्शन बना हुआ वो ये है कि वो पहले ही चुनाव हार चुके हैं, हार मान ली है उन्होंने, इसीलिए प्रचार करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और देखिए, इसी को कहा जाता है कि जब आप परिवारवादी पॉलिटिक्स करेंगे और अन्य जो टैलेंटेड लोग हैं, जो सचमुच जो नेतृत्व के जिनमें गुण है, उनको इग्नोर करके जब अपना ही बेटा को प्रमोट करना है, तो यही राजनीति होगी। और लालू जैसे मंझे हुए खिलाड़ी भी उन अपनी आंखों के सामने, अपने ही जीवन काल में अपनी आंखों के सामने अपना कुनबा बिखरते हुए देख रहे हैं। ये जो नेपोटिज्म और परिवारवादी पॉलिटिक्स का जो पराभव है, वो भारत देख रहा है। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा, नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम, सबको शुभ दीपावली, प्रणाम। प्रणाम।